2022 कक्षा 10वीं हिंदी बी सेट को यहाँ पे हम देखेंगे। सीधे हम प्रश्नों में आ जाते हैं। क्या क्या हमारे पास है। पहला, हमारे पास 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। सीधे पहला प्रश्न है, कस्तूरी मृग के किस अंग में समाहित होता है। किस अंग में कस्तूरी जो है मृग के शरीर में समाहित होता है, ये देखना है। तो कौन सा? नाभि, नाभि में समाहित होता है। दूसरा प्रश्न, गवाक्ष, ये एक बार और आ चुका है। गवाक्ष का मतलब होता है खिड़की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है? घिसा पाठ की विधा, ये भी आ चुका है कई बार पेपर में। घिसा पाठ कौन सी विधा से है? तो द रेखा चित्र, द रेखा चित्र। उसके बाद है चौथा, गृह प्रवेश कविता में कवि के मन की व्यथा। कवि के मन की क्या व्यथा है? कवि जो है अकेला रहता है, यानी अकेलापन, बा आ जाएगा, अकेलापन की व्यथा। इसी कारण चिड़ियों को बुलाने के लिए झालर और घर के अंदर आईना लगाता है। पांचवा है, मैं लेखक कैसे बना। पाठ के लेखक कौन है? तो मैं लेखक कैसे बने पाठ का लेखक है अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अमरेश्वर के कंठ से ही खाली स्थान निकलती है। तो अमरेश्वर के कंठ से ही क्या निकलती है? नर्मदा। राइट। दूसरा है, शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश। मान लीजिए कोई शब्द है, इस शब्द के अंत में नहीं, यहाँ पे कोई शब्दांश लगेगा और नए शब्द बनाएगा, तो जो बाद में लगता है उसको क्या बोला जाता है? प्रत्यय। क्या बोला जाता है? प्रत्यय बोला जाता है। तीसरा, माटी वाली कहानी की प्रमुख समस्या खाली स्थान की है। तो किसकी है? विस्थापन, यानी उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह में विस्थापित होना। चौथा है, रामचरण को खाली स्थान बीमारी हो गई थी। तो उनको क्या हो गया था? लकवा। हिंदी में लकवा, छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो लोकवा। राइट। पांचवा है, हिटलर को लेखक ने खाली स्थान की संज्ञा दी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अधिनायक, अधिनायक। ठीक है, अधिनायक या अधिनायकता शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है उचित संबंध जोड़ो। इसमें हमारे पास क्या क्या देख लेते हैं। क खंड में सदाचार का ताबीज, वीर नारायण सिंह, छत्तीसगढ़ काव्य संकलन, जीवन और यौवन, एक था पेड़ एक था ठूंठ। ठीक है, इधर हमारे पास है आरसी प्रसाद सिंह, कन्हैयालाल प्रभाकर, उसके बाद है हरिशंकर परसाई, नंदिया मरे प्यास और सोना खान। ये 3 नाम जो है व्यक्ति का नाम है। 2 जो बचा है इसी के आधार पे पहले टारगेट हल करेंगे। राइट। अब आप केयर कर लो। नंदिया मरे प्यास, ये क्या है? एक रचना है। तो यहाँ पे पता चला स्पष्ट, छत्तीसगढ़ी काव्य संकलन। तो ये इसमें आ जाएगा तीसरा, नंदिया मरे प्यास। अब आप देखिए, सोना खान शब्द है। सोना खान का संबंध किससे होगा? तो पाठ है वीर नारायण सिंह, कहाँ का जमींदार था? सोना खान का। तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा। अब व्यक्ति से संबंधित में देख लो, जीवन और यौवन का कवि किसको बोला जाता है? आरसी प्रसाद सिंह को बोला जाता है। तो ये चौथा का उत्तर। उसके बाद है 2 चीज बच गया, एक था पेड़ और एक था ठूंठ, और सदाचार का ताबीज। तो ये इजी है, पाठ में है, इसलिए इनके लेखक का नाम आप जान सकते हैं। तो क्या? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये 5वां। और बच गया कौन सा? सदाचार का ताबीज, ये हरिशंकर प्रसाई जी की रचना है। इस प्रकार से हमारा उचित संबंध जोड़ो हो गया। सीधा आ जाते हैं 2 अंकों वाले प्रश्नों में। पहला प्रश्न है, क्या प्रगतिवादी रचनाकार के नाम लिखे। प्रगतिवादी रचनाकार, यहाँ पे नाम बस लिखने के लिए बोला है। तो पहला है धर्मवीर भारती, धर्मवीर
भारती। भारती शब्द में भारत आ रहा है तो इसमें आ जाएगा आपके पास भारत भूषण अग्रवाल। एक याद रहेगा, धर्मवीर भारती, भारती शब्द से भारत भूषण अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न तीसरा है, सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है। अभी समझा रहा था तो ये शब्द यूज़ किया था। कवि जो है अपने घर के सूनापन को दूर करने के लिए क्या करता है, तो पहला काम वो क्या करता है, कवि चिड़ियों को बुलाने या सूनापन दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय करता है। पहला, घर के जो मुख्य दरवाजे हैं उस मुख्य दरवाजे के जो चौखट है, बाहरी दरवाजे की जो चौखट है उस पर धान की बालियां वाली झालर लटकाता है। दूसरा, घर के भीतर की दीवार पर, ठीक है, क्या लटकाता है, आईना लगाता है ताकि उस आईने को देखकर घर के अंदर ही चिड़िया रखे और घर की सूनापन क्या हो जाए, दूर हो जाए। ये धान की बाली शब्द लिखना जरूरी है और आईना लिखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था। तो माटी वाली का कंटर जो है टीन का था, जो ऊपर के ढक्कन को काटकर बनाया गया था। यानी ऊपर वाला भाग क्या था, खुला था, और ऊपर भाग खुला होने के कारण से लाल मिट्टी भरने व खाली करने में उनको आसानी होती थी। राइट। प्रश्न 5वां, लेखक टेक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है। टेक्स की बीमारी को लेखक क्यों अपनाना चाहता है, यानी आपको पता होगा टैक्स वही व्यक्ति देते हैं जिसका आय ज़्यादा होता है, और ज़्यादा आय होने के कारण से सरकार उनके ऊपर क्या लगाता है, टैक्स लगाता है। तो टैक्स की बीमारी से ग्रसित होकर लेखक समाज का सम्मानित व्यक्ति बनना चाहते हैं। उनका आय ज़्यादा है तो सम्मानित व्यक्ति की श्रेणी में वो आना चाहता है। टैक्स से उनका सामाजिक जीवन स्तर व आर्थिक स्तर ऊंचा होगा और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसी कारण टैक्स की बीमारी को लेखक जो है अपनाना चाहता है। ये हुआ। आगे बढ़ते हैं, 2 ही अंकों का प्रश्न है। तीसरा, बालाऋण शब्द का अर्थ, एकदम 2 अंकों के प्रश्न के लायक नहीं, फिर भी दे दिया है। तो बालाऋण शब्द का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। केवल एक लाइन में ही, एक वाक्य भी नहीं हुआ और आ गया, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 7वां, भक्ति काल की कोई 3 विशेषता लिखे। ये आपको लिखना है, हमेशा बता रहा हूँ। प्रकृति चित्रण, नारी सौंदर्य या नारी चित्रण, प्रेम और सौंदर्य का निरूपण। अब नाम है यहाँ पे भक्ति काल, तो लिख सकते हैं अपने कॉमन सेंस लगा के कि इस काल में कवियों के द्वारा भक्ति से संबंधित रचना लिखे गए। ये एक और स्वतः ही बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक कौन सा, 8वां में हमारे पास दिया है, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए। ये कहने के पीछे लेखक के क्या विचार है। अमृतलाल नागर जो है उसको, उनका कहना था कि साहित्य को कभी भी पैसे कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए। उनके जो गुरु है उनको एक सजेशन दिया था। तो उत्तर है, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए। इस कथन के पीछे विचार, क्या विचार है, धन की लालसा में साहित्य के स्तर को कभी भी नहीं बदलना चाहिए। यानी लालच में आकर कभी भी साहित्य के स्तर को हमें नहीं बदलना चाहिए। यद्यपि धन कम प्राप्त हो, किंतु अपने साहित्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके आदर्श समाज की हित व कल्याण के लिए होता है। नहीं, जो लिखा जाता है साहित्य वो समाज के कल्याण और समाज के हित के लिए होता है। इस कारण से पैसे के माध्यम से उसमें किसी भी प्रकार से सुधार नहीं होना चाहिए, सही लिखा जाना चाहिए। प्रश्न 9 यहाँ पे है, एक एकाकी व्यक्ति यानी अकेला रहने वाला व्यक्ति के घर और एक परिवार वाले के घर में आप किस प्रकार का फर्क देखते हैं, अपने विचार लिखिए। यानी अकेला रहने वाले व्यक्ति और एक घर जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है, ये अपने को देखेंगे। तो इजी है, एकाकीपन वाले व्यक्ति का घर जो है सूना सूना लगेगा, जबकि परिवार वाले के घर में क्या होंगे, चहल पहल बनी रहती है। दूसरा, एकाकी व्यक्ति का घर कैसा रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, कोई इधर उधर सामान को नहीं करेगा, जबकि परिवार वाले
व्यक्ति के घर के सामान जो है कैसे रहेंगे, अस्त व्यस्त रहेंगे, बच्चे लोग इधर वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं। एकाकी घर में सहयोग का अभाव रहता है, कोई वहाँ सहयोग करने वाला नहीं रहता, जबकि परिवार वाले घर में सहयोग करने वाले बहुत से लोग रहते हैं। चौथा, एकाकी व्यक्ति के घर में उसका अकेलापन तथा उससे उपजे अवसाद दृष्टिगोचर होते हैं, यानी व्यक्ति जो अकेलापन रहता है जिसके कारण से उनके अंदर अवसाद डिप्रेशन आ जाता है, जबकि परिवार वाले व्यक्ति के घर में चहल पहल, संबंधों की आत्मीयता, आनंद, कोलाहल व संघर्ष दिखाई देता है। इस प्रकार से ये आपके पास 3 अंक है, 4 टॉपिक है, 3 टॉपिक लिखोगे तो भी आपको पूरे में 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, घीसा ने अंत में गुरु साहब को क्या भेंट दी, यह भेंट सामग्री उसने कैसे जुटाई। तो क्या हो जाएगा, क्या सामग्री दी, तो आपको पता है तरबूज। तो घीसा ने अंत में गुरु साहब को तरबूज दिया। घीसा ने तरबूज खरीदने के लिए पैसे के बदले अपने नए कुर्ता उतार कर जो खेत के मालिक थे उनके लड़के को दिया और उसके बदले में क्या किया, तरबूज लिया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और गुरु साहब को भेंट करने की उनकी हार्दिक इच्छा थी। राइट। तो इस प्रकार से हमारा सेट बी का 2 और 3 अंकों वाले प्रश्न हो गए और 11वें नंबर का जो प्रश्न स्टार्ट होता है 4, उसके बाद 5 अंक वाले, उसके बाद आपका निबंध, तो सब में समान होता है, उसी को देखते हैं। प्रश्न 11, यहाँ पे हमारे पास 4 अंकों के प्रश्न हैं और इसमें अथवा रहेगा, किन्हीं एक प्रश्न को बनाना है। मैं चूँकि यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए दोनों प्रश्नों को लेके समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इन दोनों में से किसी एक को पेपर में बनाएंगे, दोनों को मत बनाना। ठीक है, अपन एक एक प्रश्न को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे 11 अंकों के प्रश्नों से। 11वां प्रश्न है, कवि ने जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों से की है, अपने शब्दों में लिखिए। 4 अंकों का है तो कम से कम यदि हम 4 टॉपिक डाल देते हैं तो हमको पूरे में पूरे 4 अंक मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, 5 इसलिए डाला हूँ, मान लीजिए आपका याद नहीं हुआ, गड़बड़ा जाएगा, तो वहाँ पे कम से कम तो 4 याद आ जाएंगे। पहला है, दोनों में जोश है, यानी जीवन में भी और झरने में भी, दोनों में क्या है, जोश है। ठीक है। दूसरा, दोनों में गतिशीलता है और क्रियाशीलता है, दोनों गति करते हैं, मनुष्य भी काम करने के लिए इधर उधर अपने आप को गतिशील रखता है, क्रियाशील रखता है, और झरने भी लगातार गतिशील होकर बहते रहते हैं। दोनों बिना सोचे आगे बढ़ने की कामना रहते हैं, बिना सोचे आगे बढ़ता है जोश के साथ। ठीक है। चौथा, नियत मार्ग पर चलते हैं, निश्चित मार्ग में चलते हैं। वैसे ही नौजवान लोग भी एक निश्चित लक्ष्य लेके चलते हैं, वैसे ही झरना भी एक नियत मार्ग पे चलता है। दोनों मार्ग की बाधाओं से लड़ते एवं पार करते आगे बढ़ते, मार्ग में जितने भी बाधाएं आते हैं उनसे लड़ते हैं और पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे झरना वैसे ही नौजवान लोग, युवा लोग जो भी लक्ष्य बनाते हैं, जो भी टारगेट बनाते हैं, उनको पूरा करते हुए वो आगे बढ़ता है। अथवा वाले प्रश्न में है, आज की परिस्थितियों में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, यानी आदर्श व्यक्ति के जीवन की विशेषता, आदर्श व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये अपने को बताएंगे। पहला, समन्वयवादी विचारधारा, यानी समन्वय होकर चलना चाहिए, लोगों से मिलजुल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से। दूसरा, सत्य की पहचान दृढ़ता से करने में सक्षम, जो चीज़ सत्य है उसकी पहचान करके उसी की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा इन लोगों से हमको मिलती है। तीसरा है वैचारिक दृढ़ता, इनके विचारों में दृढ़ता होती है। चौथा, परोपकारी व विनम्र, ऐसे लोग दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं और अपने व्यवहार में एकदम नम्र होते हैं। पांचवा, व्यवहार लचीला एवं सामंजस्य स्थापित करने वाला, यानी इनका व्यवहार जो है लचीला होता है और अपने व्यवहार के माध्यम से दूसरे लोगों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है।
छठवां है सत्य की सिद्धांत पर दृढ़। अगर कोई चीज़ सत्य है, वो जान गए कि ये चीज़ सत्य है, उस पर वो दृढ़ लगता है, चाहे जो भी हो उससे वो टस मस होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 11वां प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12। इसमें आपके पास भावार्थ लिखने के लिए बोला है, भावार्थ, जिसे अपन व्याख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक का आपको व्याख्या करना था। यहाँ पे मैं व्याख्या लिखने के तरीके बता के आगे बढ़ूँगा। ये वाला आपका जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तरीका देख लो, क्योंकि आप लोग जनरली क्या करते हैं, संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, जो कि गलत है। आपको पूछा है भावार्थ, तो आपको क्या लिखना है, भावार्थ। और इसको ऐसे सेट करके लिखो जिसमें संदर्भ भी आ जाए, प्रसंग भी आ जाए और व्याख्या भी कर लो। सब समाहित रहेगा, लेकिन वहाँ पे शो होगा लेकिन नज़र नहीं आएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश या कविता में खाली स्थान के कवि, यानी यहाँ पे कविता का नाम लिखोगे, जैसे लिखोगे जनतंत्र का जन के कवि, यहाँ पे क्या लिखोगे, रामधारी सिंह दिनकर ने किसके बारे में वर्णन किया है। तो वहाँ पे कविता को पढ़ोगे और कविता को पढ़ने के बाद यहाँ पे किसके बारे में वर्णन किया है उसको यदि लिखोगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रसंग। तो यहाँ पे कवि का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखे, यानी संदर्भ हो गया, और किसके बारे में बता रहा है वो प्रसंग भी आ गया, और कवि कहते हैं ऐसे करके वर्णन करोगे तो आपका व्याख्या भी आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। ठीक है, संदर्भ प्रसंग वगैरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। गुंगवावत मया भभक जाए पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है, इस कथन का क्या उद्देश्य है। गुंगवावत मया, मया यानी होता है प्रेम। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोठी में धान छलक जाए जिंदगी फिर चमक जाए। इस पंक्ति में क्या आशा है, हमें अपने मन के भीतर का सकारात्मक, ठीक है, हमारे मन के भीतर सकारात्मक का संचार करना चाहिए, यानी पॉजिटिव थिंकिंग को हमारे मन के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ, मेहनत के साथ जीवन की नई ऊंचाई पर पहुँचे, जीवन में खुशियों का प्रकाश आलोकित हो। ऐसे इस पंक्ति के माध्यम से कहने का प्रयास किया गया है। इसी का हम अथवा देखते हैं। अथवा में कौन सा प्रश्न है, सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया, लिखिए। तो सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बना। सी कुमार को मृत भोज कराने के लिए खेती बाड़ी बेचना पड़ा, यानी सी कुमार के पिताजी लकवा मारने के कारण से वो मृत हो जाते हैं। उनके मृत्यु के बाद समाज वालों को सी कुमार जो है मृत्यु भोज कराने के लिए अपनी खेती बाड़ी को वो क्या करता है, बेचता है। साथ में उनके पास बैल रहते हैं, खेती किसानी तो बिक गई तो बैल को रख के क्या करेगा, ऐसे करके वो बैल को भी बेच देता है, जिससे जीविकोपार्जन के साधन क्या हो जाता है, उनका छीन जाता है। अपना जीवन खेती किसानी और बैलों के माध्यम से किसानी करके वो क्या कर रहा था, यापन कर रहा था। वो छीन गए तो एक प्रकार से खेत नहीं रहा, तो मान के चलो किसान नहीं कहलाएगा, और किसान से क्या बन गया, दूसरे के खेतों में काम करने वाले मजदूर बन गए। प्रश्न है 14। नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे। वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई, लिखिए। 4 अंकों का है। तो वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई, तो देखिए, वनवासियों की जीवन का एकमात्र आधार नर्मदा ही है, यानी नर्मदा नदी पर ही पूरा वनवासी आश्रित है। उसके जल से ही कृषि उत्पादन निर्भर है, कृषि के सारे काम उसी नर्मदा नदी के जल से ही होता है। वन संपदाओं से युक्त वस्तुएं, खनिज पदार्थ वहाँ के जन जीवन का आधार है, यानी वन संपदा यानी वनों से निकलने वाली चीज़ों को बेचकर वे लोग अपना जीवन यापन करते हैं।
खनिज संपदा वगैरह वहाँ से उत्खनन किए जाते हैं, वहाँ पे भी लोग काम करते हैं। यदि नर्मदा का जल सूख गया तो उस पर आश्रित लोगों का जीवन निश्चय ही प्रभावित होगा। इस कारण से वनवासी महिला ने ऐसे कहा। अब अथ वाले प्रश्न में आ जाते हैं। अथ वाले प्रश्न है हमारे पास क्या? बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का वर्णन किया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो किन दृश्यों का वर्णन किया है तो देख लेते हैं। पहला, बसंत के आगमन से वातावरण मनोरम हो उठता है। सूर्योदय के समय वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे वातावरण मनोरम और वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही, ये हुआ। दूसरा, सूर्य की किरण पर्वत शिखरों पर अपनी सुनहरी आभा बिखेर रही है। सुबह उगने वाले जो पीली लालिमा सूर्य की किरण जो है जब बर्फ से ढके हुए पर्वत के शिखरों पर पड़ती है तो वो सुनहरी दिखाई देती है। उसके बाद है तीसरा, सरोवर के किनारे हरी घास देख ऐसा लगता है मानो किसी ने हरी दरी बिछा रखी है। ठीक है, सरोवर के किनारे जो क्या दिखाई देता है, हरी घास जो दिखाई देता है, ऐसा लगता है मानो किसी ने मखमल बिछा दी हो, हरी चादर बिछा दी हो। चौथा, एक दूसरे के वियोग से व्याकुल रहने से जो श्रापित है चकवी नामक पक्षी, जैसे सूर्योदय होता है दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलकर प्रेम क्रीड़ा करने लगते हैं। बसंत का सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है। ये चीज़ें आपको बसंत ऋतु में होती हैं, उनके बारे में आपको वर्णन करना है। पहला आपको उनके सुबह का वर्णन मंद वायु, दूसरा पर्वत शिखर के बारे में वो किरण पड़ती है वो वाला, तीसरा सरोवर में जो हरे चादर है वो, चौथा चकवा चकई पक्षी के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5वां में आ जाते हैं। 5वां हमारे पास क्या है? लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे? 4 सुझाव लिखे। लेखक बनने के लिए अमृतलाल नागर को कौन, उनके जो गुरु थे शरद बाबू, उन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था। पहला क्या, जो लिखना सो अपने अनुभव से लिखना, जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं अपने अनुभव से लिखना। दूसरा, अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत किसी को नहीं दिखाना या सुनाना या सलाह लेने की आदत मत डालना। ना तो दिखाओ, ना सुनाओ, ना सलाह लो। क्या करो, लिख कर उनको अपने पास रखो, बार बार पढ़कर ठंडे मन से उसमें देखो कि क्या सुधार किया जाए। सारी चीज़ें सुधार करने के बाद जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तब उसे दूसरे के सामने लाओ। तीसरा, अपनी कलम से कभी भी किसी की निंदा मत करो। चौथा, शरद बाबू ने कहा, अपने द्वारा जोड़ा, ये 3 तो है, इनके जो गुरु थे कौन, 5 कौड़ी बाबा, उन्होंने जो सुझाव दिया था शरद बाबू को वो 3 सुझाव। और चौथा सुझाव अपनी ओर से डालता है, क्या कहता है, कभी भी किसी से उधारी मत मांगो, यानी उधार मत मांगना, ऐसे करके सलाह देता है। आगे बढ़ते हैं। इसी में अथवा से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न है क्या, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन सा भाव जागृत होता है? कोई 4 भाव विस्तार से लिखिए। तो कौन से भाव जागृत होता है? पहला, माँ के प्रति उदारता का भाव जागृत होता है, चाहे माँ लेखक का हो या जेब कतरा का हो, हमेशा माँ के प्रति प्रेम का भाव, उदारता का भाव पैदा होगा। दूसरा, ये बेरोजगारी से रिलेटेड था, जेब कतरा भी और लेखक भी। तो शिक्षित बेरोजगारों के प्रति मन में संवेदना का भाव जागृत होता है। तीसरा, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने का भाव, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। जैसे जेब कतरा होते हुए भी वो लेखक के माँ के पास लेखक का 9 रुपये प्लस अपने 41 रुपये मिलाकर 50 रुपये उनके माँ को वो भेज देता है। चौथा, कभी चोरी और बेईमानी ना करने का भाव जागृत होता है, कभी भी चोरी और बेईमानी नहीं करना चाहिए, भाव हमारे मन में इस पाठ को पढ़ने के बाद जागृत होता है। तो ये 4 अंक है, 4 टॉपिक डाले हैं, आपको पूरे 4 में 4 अंक जरूर मिलेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक कौन सा, 16वां। 16 में है क्या, पत्र लेखन। 1 में आपके पास पत्र लिखने के लिए बोला है, यानी अपने साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे। अथवा में दिया है,
परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये आपका 5 अंकों का रहता है, ठीक है। प्रारूप में 1 अंक शुरुआती लेखन में, 2 अंक विस्तार करने में और अंतिम में जो लिखते हैं उसमें 1, इस प्रकार से बटा रहता है। अगर कुछ भी नहीं मालूम फिर भी चाहे तो आप 3 अंक पा सकते हैं। चलिए कैसे पाएंगे मैं बता रहा हूँ। ये हमारे पास प्रश्न है, तो किसको लिखने के लिए को शब्द के सामने जो आएगा उसी को लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, जिलाधीश, तो प्रति, उसके बाद लिखोगे जिलाधीश। ये नए पैटर्न है, इसी पैटर्न है, सबको लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है और ऐसे लिखेंगे तो भी आपको पूरा अंक मिलेगा, और पुराने पद्धति से लिखेंगे तो भी, क्योंकि अभी अभी ये प्रारंभ हुआ है और ऐसे ही लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हो गया प्रति में यहाँ पे प्रश्न में हमारे पास मिला जिलाधीश यानी होता है कलेक्टर कहाँ रहता है, जिले में। यहाँ पे जिला का नाम नहीं दिया है, तो आप जिस जिले में रहते हैं वो लिख लो। मान लीजिए हम लिख देते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी जिला रायपुर लिख दिए, तो ये हो गया प्रति के बाद ये जिलाधीश जिला रायपुर, राइट। विषय आपको प्रश्न में ही मिलेगा, क्या बोल रहा है, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु, इसी को उठा के आप यहाँ पे लिख देना, ये लिख दिए अपन। उसके बाद महोदय, और फिर वर्णन करोगे, सनम्र निवेदन है कि ये पूरा आप वर्णन करोगे, राइट। तो आप देख लेना, इसी टाइप से वर्णन करोगे तो आप केयर कर लो, यहाँ से यहाँ तक लिखने में आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद वर्णन करोगे तो उसमें 2 नंबर, ठीक है। और इस फॉर्मेट में लिखने के कारण ज़बरदस्ती 1 नंबर और मिलेगा, ऐसा भी होता है। कभी कभार इस पैटर्न में देते हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें आपको 1 नंबर, वर्णन करोगे इसमें 3 नंबर, और अंतिम में धन्यवाद दिनांक और प्रार्थी लिखोगे उसमें कितने नंबर, 1 नंबर। देखिए ये है आपके पास, वर्णन करने के बाद अंत में आप धन्यवाद लिखोगे, दिनांक लिखोगे, प्रार्थी लिखोगे, तो यहाँ पे इतना लिखने पर 1 नंबर मिलेगा। कम से कम 2-3 नंबर तो आप आसानी से पा ही सकते हैं ना। लास्ट प्रश्न है 17 नंबर का, अपठित गद्यांश, उसके बाद एक और है 18वां निबंध। अपठित गद्यांश को बनाते समय कौन कौन से नियम का पालन करना, इसको भी केयर कर लो। मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि पहले प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न को पढ़ने के बाद सीधा आप किसको पढ़ो, गद्यांश जो दिया रहेगा उसको पढ़ो। और गद्यांश को पढ़ोगे तो एक खासियत याद रखना, शीर्षक जो है यानी पाठ का नाम बोलें या टॉपिक बोलें, हमेशा उसको 1 शब्द से लेकर 5 शब्दों के बीच लिखना है, और ये हमको शुरू के लाइन में प्राप्त होगा या अंतिम लाइन में प्राप्त होगा। जैसे इसकी शीर्षक देख लो, क्या लिखा है हमारे पास, अनुशासन का अर्थ नियम विधियों का पालन करना, इसका सर्वोत्तम रूप आत्म अनुशासन, ये 1 लाइन मान के चलिए। अंतिम में अगर देखें तो समाज, शासन, लोक तथा सदाचार आदि के नियमों का अनुपालन करना अनुशासन का अंग है, अनुशासन नैतिकता से परे। जगह जगह अनुशासन शब्द आ रहा है, मान के चलिए ये आपके पास शीर्षक हो गया क्या, अनुशासन। उसके बाद जो प्रश्न है इसको पढ़ना है, और नीचे आपके पास 6 प्रश्न दिया है, लेकिन आपको हल करना है 5 प्रश्न। हल करोगे तो पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न पहला, शीर्षक तो आप ढूंढ लिए, क्या, अनुशासन। दूसरा है सर्वोत्तम और आत्म अनुशासन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सर्वधन उत्तम, सर्वधन उत्तम तो सर्वोत्तम, आत्म अनुशासन यानी आत्मधन अनुशासन तो आत्म अनुशासन हो गया। उसके बाद है अनुशासन क्या है, इसका सबसे अच्छा रूप क्या है, तो अनुशासन क्या है, शुरू में ही पढ़ें, शुरू पंक्ति में, नियम विधियों का पालन करना ही अनुशासन है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आत्म अनुशासन यानी अपने आत्मा के ऊपर अनुशासन करना। चौथा है व्यक्ति आदर्श कैसे प्रस्तुत करता है, यानी व्यक्ति आदर्श कैसे प्रस्तुत करता है, अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों को व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। उसके बाद है 5वां, अनुशासन किससे परे नहीं है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, देख लो, अनुशासन नैतिकता से परे नहीं है, उसी को लिखना है, अनुशासन नैतिकता से परे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 6वां क्या दिया है हमारे पास, अनुशासन और नैतिकता शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अलग लिखिए।
अनुशासन, अनुधन शासन, चूंकि ये शब्द के सामने लग रहा है इसलिए उपसर्ग, और नैतिकता, ता शब्द बाद में लग रहा है इसलिए क्या हो गया, प्रत्यय। तो अनुशासन में अनु उपसर्ग और नैतिकता में ता प्रत्यय। अब हमारे पास आ जाता है क्या, निबंध लेखन। शब्द सीमा है 250 से लेकर 300 शब्द, यानी आपको एक पेज लिखना है, एक पेज, और एक और पेज का हाफ यानी 1.5 पेज आप लिखोगे तो कम से कम आसानी से मान के चलिए 250 शब्द आएगा, क्योंकि एक लाइन में यानी एक पत्ते में आपके पास 25 लाइन होते हैं, और जो भी एक लाइन में लिखोगे 8 से 10 शब्द आते हैं। मान लीजिए आप 10 लिखते हैं तो 25 में ही 250 हो जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कम से कम एक पृष्ठ और एक पृष्ठ का और आधा यानी 1.5 पृष्ठ ही लिखेंगे। लिखने का पैटर्न में आपको भी नंबर मिलना होता है। देखिए कभी कभार ऐसे ही दे देते हैं, जैसे यहाँ पे पैटर्न में नहीं बल्कि प्रसंग, उसके बाद बीच का वर्णन और उपसंहार में 2 नंबर ऐसे दिए हैं। कभी कभार क्या होता है प्रारूप में ही 1 नंबर दे देते हैं, इसलिए रूपरेखा भी लिखना जरूरी है, तो इसी प्रारूप में आप लिखोगे। देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ये है हमारे पास प्रारूप। आप लिखोगे रूपरेखा, शुरू में प्रस्तावना, अंतिम में उपसंहार। अब जो चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं उनकी टॉपिक यहाँ पे डाल के लिखोगे। अगर मान लीजिए रूपरेखा में ऐसे यदि 1 धन 1 धन 4 धन 2 रहेगा तो ये रूपरेखा इतना ही लिखने के कारण से आपको 1 अंक मिलेगा। अब यहाँ पे आपके पास 2 धन 4 धन 2 है तो प्रस्तावना में 2 नंबर, उपसंहार में 2 नंबर, और बीच में जो डील करेंगे वो कम से कम 4 अंक। यानी प्रस्तावना एक टॉपिक हुआ, दूसरा टॉपिक उपसंहार, यहाँ पे कम से कम 2 टॉपिक और डाल के लिखोगे। कितने टॉपिक? कम से कम 2 या 3 या 4 ऐसे लिखो ताकि आपको पूर्णतः अंक मिल सके। टारगेट ये रखना कि प्रस्तावना जब भी लिखोगे तो 8 से 10 लाइन लिख लेना। उसके बाद बीच में जो वर्णन करोगे तो उसको भी वैसे ही, मान लीजिए 2 टॉपिक ही दे रहे हैं तो 8 से 10 ही लिख देना, इसमें भी 8 से 10, और अंतिम को भी 8 से 10 लाइन लिखोगे तो पर्याप्त आपके पास हो जाएगा। मान लीजिए सब में 10-10 लाइन लिखते हैं तो 40 गुनी 10 करोगे 400 शब्द हो जाएगा, मान लीजिए की बात है। तो आपको 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। पुनः आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो जाकर हमारे गणित के वीडियो भी देख सकते हैं। मूलतः मैं गणित का टीचर हूं तो गणित का वीडियो भी डाला हूं, और आप हिंदी तो हमारे चैनल से बंधे हुए तो देखते ही होंगे। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।